नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको महेश कौशिक सर के 11 वीडियोस का सार एक वीडियो में देने वाला हूं। और इन 11 वीडियोस में जो सर ने बताया है वो कहलाता है 3-in-1 ट्रेडिंग सिस्टम। तो मैं महेश सर के वीडियोस को बहुत गौर से देखता हूं, हर एक वीडियो को देखता हूं और उसके बाद रिसर्च करता हूं उनके दिए हुए स्ट्रैटेजी पर, और फिर उसके आधार पर मैं बनाता हूं आप लोगों के लिए गूगल शीट ताकि आप उस स्ट्रैटेजी को आराम से यूज़ कर पाएँ। तो आज की स्ट्रैटेजी है 3-in-1 ट्रेडिंग सिस्टम, जिसका एक और नाम है वो है DMA प्लस कार प्लस वॉल्यूम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तो जैसे मैंने कहा कि इसमें 11 वीडियोस का सार है, तो बहुत सारी चीज़ें महेश सर ने हमें धीरे धीरे करके सिखाई। तो अगर कोई इंडिविजुअल लेवल पे उसे जाके सेटअप करना चाहे खुद से, तो उसको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, पहले उसकी बात करता हूँ। तो सबसे पहले हमें करना पड़ता है एक गूगल शीट तैयार जो कि पाइथन कोड के बेसिस पे काम करती है और NSC का भाव कॉपी डेटा हर रोज़ डाउनलोड करती है। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, गूगल शीट सेटअप करनी पड़ती है और गूगल API सेटअप करना पड़ता है, गिटहब पे कोडिंग डालनी पड़ती है, और अगर कोई भी एरर आ जाए कोडिंग में तो इंडिविजुअल लेवल पे उसे ट्रबल शूट करना पड़ता है। तो ये हो गया पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज ये है कि महेश सर ने हमें दिया है एक अमेजिंग कंपाउंडिंग मेथड, जिससे हम धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर बाय अमाउंट बढ़ाते हुए चलते हैं। तो उसको ट्रैक करने के लिए आप खुद से करने लगेंगे तो बहुत टीडियस हो जाता है। तो उसके लिए हमें अपने बाय और सेल्स ट्रैक करने पड़ते हैं, क्योंकि हर तीसरे सेल पे वो अमाउंट बढ़ जाता है। तो वो ट्रैकिंग हमें करनी पड़ती है। तीसरी ट्रैकिंग हमें करनी पड़ती है कि कब कोई स्टॉक 20% से ज़्यादा गिर गया है, क्योंकि जो भी स्टॉक 20% से ज़्यादा गिर जाता है उसके बाद हम उसमें स्टार्ट कर देते हैं कार वाली सिप। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में आगे इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट चैलेंज ये आता है कि अगर हम कोई स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, उसमें हम बाय और सेल करते हुए चल रहे हैं, तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि मंथ ऑन मंथ हमारी स्ट्रैटेजी परफॉर्म कैसा कर रही है, पूरे साल में उसने परफॉर्म कैसा करा, ताकि हम ये पता लगा सके कि क्या स्ट्रैटेजी अच्छे से काम कर रही है या फिर मुझे चेंज करनी चाहिए स्ट्रैटेजी, या स्ट्रैटेजी में कोई सुधार करने चाहिए। और फिर पांचवा चैलेंज ये है कि जब हम कोई स्ट्रैटेजी को देखते हैं किसी भी चैनल पे, महेश सर के चैनल पे हो या मेरे चैनल पे हो, उसने कैसे रिजल्ट्स दिए होंगे पास्ट में, वो जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ भाई ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए बनी है, ये किस तरह काम करती है, किस तरह के रिजल्ट्स हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए चाहिए होती है बैक टेस्टिंग। तो वो भी एक चैलेंज है कि बैक टेस्टिंग कैसे करें। तो घबराने की बात नहीं है, ये सारे चैलेंजेस मैं हेल्प करूंगा आपको सॉल्व करने में अपनी स्पेशलाइज्ड गूगल शीट के द्वारा। तो एक एक करके चैलेंजेस को समझते हैं। सबसे पहला चैलेंज हमारा पाइथन कोडिंग वाला चैलेंज है, जिसमें हमें मल्टीपल जगह जाके सेटअप करना पड़ता है। तो उसका सोल्यूशन है जो मैंने गूगल शीट आपके लिए बनाई है, उसमें जो NSC भाव कॉपी का डेटा है वो मेरे एंड पे रन होती है पाइथन कोडिंग सिर्फ एक सिस्टम में, और उससे जो डेटा एक्सट्रैक्ट होता है जो हमें चाहिए इस स्ट्रैटेजी के लिए, वो फिर मेरी गूगल शीट में आ जाता है जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा चैलेंज ये है कि हमारा जो कैपिटल मैनेजमेंट में जो कंपाउंडिंग की कैलकुलेशन है कि हर तीसरे बाय पे हमारा अमाउंट बढ़ जाता है पर बाय अमाउंट, वो मेरी गूगल शीट ऑटोमेटिकली ट्रैक करती है और ऑटोमेटिकली हमें बताती है कि अब नया बाय अमाउंट क्या होगा। इसका डेमो मैं आपको दूंगा। तीसरा चैलेंज ये कि हमें 20% गिरे हुए स्टॉक्स को ट्रैक करना पड़ता है। फिर ये ट्रैक करना पड़ता है कि किस किस स्टॉक में कार मेथड के हिसाब से SIP करनी है, कितने अमाउंट की करनी है, कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, कब करनी है, कितना गैप रखना है, वो सब चीज़ें भी मेरी गूगल शीट ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगी। फिर जो नेक्स्ट चैलेंज है कि हमारी स्ट्रैटेजी परफॉर्म कैसे कर रही है, उसके लिए मेरी गूगल शीट आपके बाय और सेल रिकॉर्ड्स को ट्रैक करते हुए चलती है और फिर आपको मंथ ऑन मंथ परफॉर्मेंस दिखाती है कि मंथली परफॉर्मेंस कैसी रही है, अभी तक का XIRR क्या चल रहा है आपकी स्ट्रैटेजी का। एग्जाम्पल के लिए आपको एक अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी की शीट दिखाता हूँ। ये मेरी 10 होमा की शीट है, जो मेरी एक स्ट्रैटेजी है जो वीकली कैंडल पे चलती है। तो इसमें बाय और सेल सब कुछ गूगल शीट में रिकॉर्ड हो रखा है, और इस सोल्ड शीट में हमें देखने को मिलता है कि मंथ ऑन मंथ कितना प्रॉफिट हुआ, कितना मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, मंथली प्रॉफिट कितना है, और हमारा ओवरऑल प्रॉफिट कितना चल रहा है, ओवरऑल मैक्सिमम अमाउंट हमने कितना यूज़ किया था, और अभी तक XIRR प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से क्या चल रहा है, वो सब कुछ ट्रैक करके आपको मेरी शीट दे देती है। और नेक्स्ट चैलेंज बैक टेस्टिंग का जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्या स्ट्रैटेजी ने पास्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया या किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया, क्या वो हमारे ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करता है या नहीं करता है, वो सब कुछ आप बैक टेस्टिंग शीट से जान सकते हैं जो मेरी गूगल शीट में आपको मिल जाएगी। और उस बैक टेस्टिंग में काफ़ी सारे पैरामीटर्स कस्टमाइजेबल भी हैं, जैसे कि प्रॉफिट टारगेट परसेंटेज हम चेंज करके बढ़ा घटा के देख सकते हैं कि किस परसेंटेज पे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए होते,
क्या हमें कम करना चाहिए, क्या हमें ज़्यादा करना चाहिए, उस तरह के डिसीजन हम ले सकते हैं जब हम बैक टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको समझा दिए कि क्या चैलेंजेस हैं और क्या सोल्यूशन है मेरी गूगल शीट के द्वारा। तो आइए अब समझते हैं कि क्या है ये स्ट्रैटेजी और मेरी गूगल शीट के माध्यम से इसे कैसे डेली बेसिस पे इजी स्टेप्स के साथ यूज़ कर सकते हैं आप। तो 3-in-1 स्ट्रैटेजी का पहली चीज़ है कैपिटल मैनेजमेंट एंड कंपाउंडिंग। तो महेश सर ने हमें एक बहुत ही नया तरीका कंपाउंडिंग का दिया है कि जैसे जैसे हमारे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है हम अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ाते जाएं। तो इसके लिए मैं अपनी गूगल शीट में कैसे कैसे आपको डेटा फिल करना है, कैसे कैसे वो आपको डेटा दिखाएगी, वो सब बताते हुए चलूँगा। तो ये है मेरी गूगल शीट जिसका नाम रखा है मैंने DMA प्लस कार प्लस वॉल्यूम ब्रेकआउट 3-in-1 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो इस शीट में सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजी का टैब मिल जाता है जहां मैंने सारी डिटेल्स दी हैं कि इस शीट को यूज़ कैसे करना है, जो मैं वीडियो में भी समझाऊंगा। यहाँ पे भी मैंने समरी दी है ताकि जब आप शीट ले लें उसके बाद किसी भी समय आपको जाके देखना है कि कौन से स्टेप में क्या करना है, तो यहाँ स्ट्रैटेजी टैब में आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप, जब पहले दिन आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए रेडी हैं, तब आपको डिसाइड करना होता है कि कितना कैपिटल आप इस स्ट्रैटेजी को एलोकेट करना चाहते हैं और उस कैपिटल को हम फिल कर देते हैं अपनी शीट में कैपिटल मैनेजमेंट के टैब में। तो यहाँ नीचे आपको कैपिटल मैनेजमेंट का टैब दिख रहा है, वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप येलो कॉलम में जहाँ लिखा है कि टोटल अमाउंट एडेड, डेट दी हुई है अमाउंट एडेड, तो जिस दिन आप स्टार्ट कर रहे हैं उस दिन की डेट यहाँ पे डाल दीजिए और कितने अमाउंट, ओवरऑल अमाउंट से आप स्टार्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे डाल दीजिए। तो महेश सर ने जो अपने वीडियो में एग्जाम्पल दिया था वही हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 लाख फीड कर दिया है, इसको आप बढ़ा घटा सकते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। तो पहली चीज़ ये एंटर करनी है और इस अमाउंट एंटर करने के बेसिस पे शीट ये निकाल लेगी कि हमें कितना फंड रिजर्व फंड में रखना है और कितना फंड न्यू बाइंग के लिए यूज़ करना है। तो 25% हम रिजर्व फंड में रख देते हैं और बाकी का 75% न्यू बाइंग के लिए यूज़ करते हैं। तो न्यू बाइंग का फंड तो हम नए नए स्टॉक्स खरीदने के लिए यूज़ करेंगे और रिजर्व फंड तब यूज़ होगा अगर कोई स्टॉक 20% से ज़्यादा गिर जाता है, उसमें हमें सिप करनी पड़ती है, तो वो रिजर्व फंड से यूज़ होगा। तो यहाँ देखिए ऊपर टॉप में फंड फॉर न्यू बाइंग 75%, ये आ गया 2,25,000 और रिजर्व फंड 25% वो 75,000। तो डिपेंडिंग कि आपने कितना अमाउंट यहाँ एंटर किया है, शीट ऑटोमेटिकली ये फिगर्स कैलकुलेट कर लेगी। तो जो भी येलो में कॉलम्स होते हैं मेरी शीट में, वहाँ आप इनपुट कर सकते हैं, डेटा मैनुअली डाल सकते हैं। बाकी जो येलो में नहीं होता वो सब फॉर्मूला से आ रहा होता है, ठीक है। तो ये जो हमने डेट डाली, अमाउंट डाला, ये येलो में है, तो ये हमारा मैनुअल इनपुट हो गया। एक और मैनुअल इनपुट हमें यहाँ करना होता है, मैक्स स्टॉक्स टू होल्ड एट एनी टाइम। तो इस स्ट्रैटेजी में ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास 3 लाख का कैपिटल है तो हम कितने ही स्टॉक ले लेंगे। एक समय आएगा जब हमें जाके रुक जाना पड़ेगा ताकि हमारा कैपिटल एग्जॉस्ट होने से पहले हम रुक जाएं। तो यहाँ पे आप वो नंबर एंटर करेंगे कि कितने मैक्सिमम स्टॉक्स आप लेना चाहते हैं और इसके बेसिस पे शीट ये डिसाइड करेगी कि एक बार बाय करने में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। मतलब एक स्टॉक बाय करने के लिए आया तो उसमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, उसकी कैलकुलेशन यहाँ कंपाउंडिंग बाय टेबल में लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप कॉलम एस में देख रहे हैं 3-in-1 स्टेप। यहाँ पे जो ब्लू कलर में आ रहे हैं वो अमाउंट यूज़ करती है शीट जब जब इसमें कंपाउंडिंग आती है। तो जब हम पहला शेयर बाय करेंगे वो होगा 15,361, दूसरा भी उसी अमाउंट से, तीसरा भी उसी अमाउंट से, और इसी अमाउंट को हम यूज़ करते रहेंगे जब तक हमारी 3 सेलिंग नहीं हो जाती। तो यहाँ पे सेलिंग्स दिखा रखी हैं कि जब 0 सेलिंग है, मतलब कुछ भी सेल नहीं किया, पहला बाय किया है तो इतने अमाउंट से, 1 सेल हो गया तो भी हम इतने अमाउंट से बाय करेंगे, 2 सेल हो गए हमारे स्टॉक तो भी हम इतने से करेंगे। लेकिन जब 3 स्टॉक सेल हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप में जंप कर जाते हैं जो कि है 16,489। ये 3 लाख के हिसाब से मैं फिगर दे रहा हूँ, कोई अमाउंट बढ़ाएगा घटाएगा तो ये ऑटोमेटिकली फिगर्स भी उसकी शीट में बढ़ घट जाएंगी। उसी तरह जब हम 6 स्टॉक सेल कर देते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में जंप हो जाता है 17,699। तो आप यहाँ देखेंगे नीचे जाते जाते ब्लू कलर में आपको बढ़ते हुए स्टेप में दिखेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारा एक कंपाउंडिंग इफेक्ट बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े अमाउंट से बाय करेंगे हमारे प्रॉफिट अमाउंट भी बढ़ने लगेंगे, तो हमारा धीरे धीरे करके कॉर्पस बड़ा होने लगेगा। तो ये हो गया कि हमारी कैपिटल मैनेजमेंट शीट किस तरह काम करेगी और कंपाउंडिंग की कैलकुलेशन किस तरह से होगी। अब बात करते हैं न्यू बाइज की, कि हमें जब नया बाय करना है शेयर तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा शेयर बाय करना है। तो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें शेयर तब बाय करना होता है जब वो ये सारी कंडीशन फुलफिल करें। पहली कंडीशन है कि स्टॉक का जो प्राइस है वो उसके 200, 100 और 50 SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेजेस के ऊपर होना चाहिए, और वो बहुत ऊपर भी नहीं होना चाहिए। तो जो 200 SMA है उस स्टॉक का, वहाँ से वो मैक्सिमम 10% ऊपर हो सकता है।
अगर वो 10% से ज़्यादा ऊपर हुआ तो शीट उसको इग्नोर कर देती है। इस कंडीशन को कहते हैं बुल रन में होना, मतलब स्टॉक बुल रन में आ गया क्योंकि वो सारे एसएमएस के ऊपर है और बहुत दूर भी नहीं निकला एसएमए 200 एसएमए से कि हम उसे अब बाय ना कर पाएँ। हो सकता है उसने बहुत ज़्यादा बुल रन कर लिया और अब वो वापस आने के लिए तैयार हो, इसलिए हम ये 10% का गैप क्राइटेरिया रखते हैं कि 10% से ज़्यादा दूर नहीं निकल गया होना चाहिए। फिर हम ये भी चेक करते हैं कि जो कार है, जिसका फुल फॉर्म है क्यूमुलेटिव एवरेज रिवर्सल, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट महेश सर ने हमें दिया है, जिसमें ये निकाला जाता है कि स्टॉक का 52 वीक हाई कहाँ पे है। तो उस हाई की डेट से हम निकालना शुरू करते हैं कि पहले दिन की क्लोजिंग में, फिर दूसरे दिन की क्लोजिंग में उसका एवरेज प्राइस क्या बना, फिर 3 दिन तक की क्लोजिंग में उसका एवरेज प्राइस क्या बना। इस तरह से कार का एक प्लॉटिंग होती है, उसका कार वैल्यू निकलती है। और जब वो कार वैल्यू लगातार 10 दिन तक बढ़ती है, देखिए अब कोई स्टॉक गिर रहा होगा तो उसका कार नंबर भी गिरेगा, और जब वो बढ़ने लगेगा तो उसका कार नंबर भी बढ़ने लगता है सही समय पे। ऐसे नहीं कि पहले ही दिन बढ़ा एक ही कैंडल पे बढ़ जाएगा, नहीं, उसे कुछ समय लगता है। वो देखता है कि लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो जब वो लगातार 10 दिन तक उसकी कार वैल्यू बढ़ेगी तो फिर उसका नेक्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। तो ये महेश सर ने अपने निफ्टी की दुकान में हमें समझाया था, लेकिन अब जो लेटेस्ट उनका 3-in-1 ट्रेडिंग सिस्टम आया है उसमें उन्होंने एक और क्राइटेरिया ऐड कर दिया है, वो है वॉल्यूम का क्राइटेरिया। तो वॉल्यूम ब्रेकआउट भी होना चाहिए उस स्टॉक में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एनएससी के सारे स्टॉक्स देखते हैं और उनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखते हैं और फिर उन्हें सॉर्ट कर देते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम से। जिस स्टॉक में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होगी वो सबसे ऊपर आ जाएगा, फिर थोड़ा कम ट्रेडिंग वॉल्यूम वाला उससे नीचे आ जाएगा। इस तरह से हम टॉप 250 स्टॉक्स की लिस्ट निकालते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पे, क्योंकि जो वॉल्यूम है ये दर्शाते हैं कि कितनी बाइंग और सेलिंग हो रही है उस स्टॉक में। जितनी ज़्यादा वॉल्यूम मतलब उसकी उतनी ज़्यादा डिमांड है स्टॉक की, क्योंकि जो पहले के क्राइटेरिया है वो ये बता रहे हैं कि वो बुल रन में है, कार ये बता रहा है कि अब वो राइज कर रहा है, और वॉल्यूम ये बता रहा है कि ज़्यादा क्वांटिटी के साथ उसे बाय किया जा रहा है। तो इसलिए ये क्राइटेरिया यूज़ किया गया है। तो जब ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं तो हम उस स्टॉक को बाय करते हैं। तो आइए आप समझते हैं कि ये गूगल शीट में कैसे ट्रैक होगा, कैसे हमें ये लिस्ट मिलेगी। तो हमारी गूगल शीट में यहाँ पे मैंने दिया है भाव कॉपी डेटा। यहाँ पे एनएससी का भाव कॉपी डाउनलोड होता है बिहाइंड द सीन्स मेरी पर्सनल शीट में, और फिर उन एनएससी स्टॉक्स में वॉल्यूम्स चेक किए जाते हैं कि किस में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम हुए। वो टॉप 250 स्टॉक्स पिक कर लिए जाते हैं हर एक दिन। तो ये जो डेटा हम देख रहे हैं वो आ रहा है 8 जून 2026, 6:30 पे ये कोड रन हुआ था, क्योंकि 6:30 के बाद भाव कॉपी अवेलेबल हो जाती है। तो मेरी जो पाइथन कोडिंग है 6:30 के बाद चलती है और यहाँ पे डेटा आ जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 लिस्ट हैं, मैं इन्हें समझा देता हूँ आपको। पहली लिस्ट है ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पे बनाई गई, तो इसमें वो स्टॉक्स आ रहे हैं जिसमें हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम देखी गई है 8 जून के क्लोजिंग के बाद। ठीक है, आज 9 जून है, अभी उसकी क्लोजिंग का डेटा आया नहीं है। जैसे ही वो आएगा मेरे सिस्टम में पाइथन कोड रन होगा और 9 जून का डेटा डाउनलोड हो जाएगा और ये लिस्ट अपडेट हो जाएगी। तो ये हर दिन ट्रेडिंग जब भी क्लोज होती है उसके बाद ये लिस्ट अपडेट हो जाती है कि उस दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम कैसा था। तो पहली लिस्ट है ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पे और दूसरी लिस्ट है टर्नओवर के आधार पे। तो पहला वीडियो जो महेश सर ने दिया था वो था ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पे, फिर उन्होंने उसे थोड़ा एनहांस किया, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम वाली पहली लिस्ट है इसमें पेनी स्टॉक्स भी आ जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे तीसरे नंबर पे GTL इंफ्रा आ रहा है जिसका प्राइस है ₹1.51। फिर यहाँ पे आप 19 नंबर पे देखेंगे ऑरी ग्रो आ रहा है 0.35 पैसा। इसी तरह आप नीचे जाएंगे तो काफ़ी सारे पेनी स्टॉक्स दिखेंगे आपको। और पेनी स्टॉक्स में ट्रेड करने में काफ़ी रिस्क होता है, क्योंकि वो ऑपरेटर ड्रिवन हो सकते हैं। ऑपरेटर उसमें खेल खेलते हैं, प्राइस बढ़ा देते हैं फिर डंप कर देते हैं, इसलिए उनमें जाना रिस्क से फ्री नहीं होता। इसलिए महेश सर ने उस कॉन्सेप्ट को अपडेट किया और फिर हमें दिया टर्नओवर का कॉन्सेप्ट, जो कि होता है ट्रेडिंग वॉल्यूम इनटू प्राइस। इससे क्या होता है, जो पेनी स्टॉक्स होते हैं अगर उनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत बड़ा नंबर नहीं आता। जो हाई कैपिटल के स्टॉक्स होते हैं, जो हाई वैल्यू के स्टॉक होते हैं और उनमें वॉल्यूम भी ज़्यादा है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़े नंबर्स आते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं रिलायंस टॉप में है, उसके बाद HSCL है, HDFC बैंक है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे नोन नेम्स दिखाई देंगे, जबकि ये जो वॉल्यूम वाली है इसमें ऐसे भी नाम आपको दिखाई देंगे जो आपने शायद देखे भी ना हो। वैसे ये फाइनल लिस्ट नहीं है, यहाँ से हमें बाय नहीं करना है अभी, ये तो पहला स्टेप है जो हमारी भाव कॉपी से डेटा आ गया है। इसके बाद फिर फर्दर प्रोसेसिंग होती है। तो इसके आधार पे हमारे पास 2 तरीके के स्कैनर आते हैं। एक तो वॉल्यूम स्कैनर जिसमें वॉल्यूम का डेटा होता है, दूसरा होता है टर्नओवर स्कैनर जिसमें वॉल्यूम इनटू प्राइस का डेटा होता है। तो दोनों में मेन फ़र्क क्या है कि वॉल्यूम स्कैनर में पेनी स्टॉक्स भी आ जाते हैं
लेकिन टर्नओवर स्कैनर में बहुत रेयर चांस है कि पेनी स्टॉक आएंगे। तो अगर इसे समराइज़ करूं, अगर आप हाई रिस्क टेकर हैं तो आप वॉल्यूम स्कैनर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लो रिस्क टेकर हैं मेरी तरह, महेश सर की तरह, तो आप टर्नओवर स्कैनर को यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये टर्नओवर स्कैनर है जो मैंने पहले ऐड किया है, और फिर वॉल्यूम स्कैनर है। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, बस ये है कि जो वॉल्यूम स्कैनर है उसमें वॉल्यूम के डेटा के हिसाब से स्टॉक्स आए हुए हैं, और जो टर्नओवर है उसमें टर्नओवर के डेटा के हिसाब से स्टॉक्स आए हुए हैं। तो ये लिस्ट हमारे पास आ जाती है। अब टर्नओवर स्कैनर के हिसाब से समझाऊंगा, सेम चीज़ वॉल्यूम स्कैनर में भी लगती है। तो यहाँ टर्नओवर में हमारी वो लिस्ट आ जाती है जो भाव कॉपी में होती है। फिर फर्दर यहाँ पे इस शीट में ये प्रोसेस होता है कि उसका 50 DMA क्या है स्टॉक का, 100 DMA क्या है, 200 DMA क्या है, करंट प्राइस और 200 DMA में डिफरेंस कितना है, और उसके आधार पे ये निकालता है कि क्या स्टॉक बुल रन में है, बियर रन में है, या अनकन्फर्म्ड है, ना बुल में है ना बियर में है। वो तब हो सकता है या तो स्टॉक बहुत भाग गया ऊपर या बहुत नीचे गिर गया हो, तो वो अनकन्फर्म्ड जोन में चला जाता है। बुल रन में तब होता है जब वो सारे DMA के ऊपर होता है, लेकिन 200 DMA से 10% की रेंज में होता है प्लस साइड में। और अगर वो माइनस साइड में 10% की रेंज में हो, मतलब सारे DMA से नीचे हो और 200 DMA से -10% की रेंज में हो, तो वो बियर रन में होता है। तो शीट ये निकाल लेती है। देखिए अनकन्फर्म बहुत सारे आ रहे हैं, बियर रन आ रहे हैं, तो जो बुल रन में होगा वो ग्रीन कलर में यहाँ पे हमें दिख जाता है। यहाँ तक भी हमारी फाइनल लिस्ट नहीं तैयार होती। उसके बाद चेक किया जाता है कि कार के हिसाब से जो क्यूमुलेटिव एवरेज रिवर्सल नंबर है उसके हिसाब से कौन सा स्टॉक बाय करने लायक है, कौन सा नहीं है। तो जिसका भी 10 डेज तक कार बढ़ रहा हो उसको हम बाय करने के लिए कंसिडर करते हैं, जिसका 10 डेज से कम बढ़ा हो उसको हम नहीं कंसिडर करते। जहां अवॉइड होल्ड देखने को मिल रहा है वो मतलब 10 डेज से कम उसका कार बढ़ा है या बिल्कुल बढ़ा ही नहीं है। शॉर्ट हिस्ट्री का मतलब है उसका 52 वीक हाई बहुत क्लोज है, उसके लिए हमारे पास इनफ डेटा नहीं है कि हम 10 दिन का निकाल पाएँ। और जो बाय एवरेज आउट है वो वाले स्टॉक्स हैं जिसमें कार लगातार 10 दिन या उससे ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल क्राइटेरिया। तो इस लिस्ट में जो स्टॉक बुल रन में होंगे और उनका कार सेटिस्फाई कर रहा होगा कि 10 दिन के लिए बढ़ रहा है, वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट होकर हमारी फाइनल लिस्ट में यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टॉक का NSE कोड दिख रहा है, उसका क्लोजिंग प्राइस दिख रहा है, और वो कितना बढ़ा या घटा था वो भी मैंने यहाँ शीट में निकाल दिया है, क्योंकि हो सकता है उसकी वॉल्यूम बड़ी हो लेकिन वो बढ़ने की जगह घट रहा हो। तो यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख जाएगा अगर वो स्टॉक बढ़ रहा था, और नॉन ग्रीन में दिखेगा अगर वो बढ़ नहीं रहा था। फिर मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू लिंक दिया हुआ है, तो इस ट्रेडिंग लिंक पे मैं क्लिक करूँगा तो इसका चार्ट ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे खुल जाएगा, जहाँ पे आप इंडिकेटर लगा सकते हैं मल्टीपल SMAs का, जैसे मैंने लगा रखा है यहाँ पे 50, 100 और 200 SMA का इंडिकेटर मैंने लगा रखा है, ताकि मुझे एक ही नज़र में दिख जाए कि ये कहाँ पे स्टैंड करता है। ठीक है, तो चार्ट पे अगर आपको डबल वेरीफाई करना है तो इस लिंक के थ्रू आप कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है उस स्टॉक में। फिर उसका टर्नओवर आपको दिख जाएगा कितना है, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे दिखेगा। तो जो स्टॉक सबसे ऊपर आ रहा है वो हाईएस्ट टर्नओवर वाला है, मतलब उसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे बाय करने के लिए। अगर हमारे पास अभी भी स्कोप है, क्योंकि हम ओवरऑल स्टॉक लेके चलते हैं कि से मैक्सिमम 15 स्टॉक में लूँगा। अगर मैंने 14 स्टॉक खरीद लिए हैं और मेरे पास एक ही का स्कोप है तो मैं पहला स्टॉक खरीदूँगा। अगर मेरे पास 2 बाय करने का स्कोप है तो मैं पहला और दूसरा खरीदूँगा। तो ऊपर से नीचे की तरफ हम चलेंगे स्टॉक सिलेक्शन के लिए। और यहाँ लास्ट कॉलम में आ रहा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस टुडे। तो ये जो पहले परसेंटेज था वो एक दिन पहले था, जिस दिन का डेटा हमारे पास आ रहा है उस दिन क्या था सिचुएशन, वो बढ़ा था या घटा था। और आज का जब आप लाइव मार्केट में चेक करेंगे तो लाइव मार्केट में उसका क्या सिचुएशन चल रहा है, क्या आज वो बढ़ा है या घटा है, उसको आप यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस टुडे में देख पाएंगे। तो अब हमने ये समझ लिया कि हमारे पास 2 स्कैनर्स हैं, उसमें से टर्नओवर स्कैनर ज़्यादा बेहतर है अगर आप रिस्क एवर्स पर्सन हैं। अब इन स्कैनर्स के अंदर मैंने एक और फिल्टर दिया है, शो राइजिंग स्टॉक्स, शो ऑल स्टॉक्स। तो शो राइजिंग स्टॉक्स में सिर्फ वही स्टॉक दिखेंगे जो जिस दिन का हमारे पास डेटा आया NSE से उस दिन राइज कर रहे थे, मतलब बढ़े थे। जो गिरे थे वो हट जाएंगे। और शो ऑल स्टॉक में दोनों तरह के दिखेंगे, जो राइज कर रहे थे, जो गिर रहे थे। और ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि यूजुअली देखा जाता है अगर कोई स्टॉक राइज कर रहा है तो उसकी टेंडेंसी होगी कि वो राइज करता ही रहेगा, तो उसमें प्रॉफिट टारगेट जल्दी आने के चांसेस हैं। और दूसरे एंड पे अगर कोई स्टॉक गिर रहा है, हो सकता है वो और गिरे, क्योंकि वॉल्यूम के साथ गिरा है तो उसके चांसेस हैं थोड़े कि वो और गिरे।
और फिर हम उसमें थोड़े दिनों तक ट्रैप हो सकते हैं, उसमें टारगेट आने में ज़्यादा समय लग सकता है। तो यही क्वेश्चन मैंने महेश सर से भी पूछा था, जिसका मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है, जो मैंने कमेंट उनके वीडियो पे किया था। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि हम DMAs को चेक कर रहे हैं कि सारे DMA से ऊपर होना चाहिए, हम कार भी चेक करें कि कार राइज होना चाहिए, तो इसलिए हम ये कंसिडर नहीं करेंगे कि वो उस दिन बढ़ा या घटा था। और मैंने चार्ट पे भी देखा, मुझे बहुत सारे एग्जांपल्स दिखे जहाँ पे वो गिर रहा था जिस दिन हमारी शीट में आया, लेकिन अगले कुछ दिनों में उसने टारगेट अचीव भी कर लिया। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन से तरीके के स्टॉक देखना चाहते हैं अपनी लिस्ट में। उसको फिल्टर आउट करने के लिए आप यहाँ पे जहाँ येलो कलर में शो ऑल स्टॉक दिख रहा है, अगर ये सेलेक्ट करेंगे तो सारे स्टॉक्स आएंगे जो फिल्टर आउट हुए हैं, और वो बड़े हों या घटे हों वो चीज़ कंसिडर नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ ड्रॉप डाउन में शो राइजिंग स्टॉक्स, तो सिर्फ वही स्टॉक आपको दिखाई देंगे जो प्राइस वाइज भी बढ़ रहे थे। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सी लिस्ट प्रेफर करना चाहते हैं। वो यहाँ पे वन टाइम सेटअप करना है आपको, उसके बाद बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। एक बार आपने सेट कर लिया कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता राइज हो या फॉल हो, मैं तो बाय करूँगा, तो आपको ये बताना चाहूँगा कि महेश सर कंसिडर नहीं करते कि स्टॉक राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, वो बाय कर लेते हैं। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये सेट कर सकते हैं। तो जो मैंने महेश सर को कमेंट किया था उसमें मैंने HCC का एग्जांपल लिया था। उनके वीडियो में मैंने देखा HCC टॉप में आ रहा है, तो मैंने जब HCC को चार्ट पे चेक किया जिस दिन वो आ रहा था लिस्ट में, उससे पहले वो लगातार गिर रहा था और उसके बाद भी थोड़े दिन तक गिरता रहा। फिर जाके जब वो बढ़ना शुरू हुआ तो फिर उसने टारगेट दे दिया। तो अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं गिरते हुए स्टॉक्स को भी, मे भी आप ये कर सकते हैं कि अगर गिरते हुए स्टॉक आज की लिस्ट में आ रहे हैं, आज मत बाई कीजिए, कल देखिए अगर वो कल स्टॉक डे एंड तक बढ़ता ही रहा तो बाई कर लीजिए। तो ये पर्सनल ट्रैकिंग करके आप कर सकते हैं। अदरवाइज महेश सर की तरह फॉलो करना चाहते हैं तो आपको कंसिडर नहीं करना है कि वो गिर रहा था या बढ़ रहा था, बस अगर शीट में आया है टॉप में तो आप उसे बाय करना कंसिडर कर सकते हैं। और ये बाय करना या नहीं करना ये आपके ऊपर है, आपका पर्सनल डिसीजन है। अपने रजिस्टर्ड एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जो मैंने शीट बनाई है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसके बेसिस पे आप बाय करते हैं तो वो आपका डिसीजन है, क्योंकि रिस्क आपका है, पैसा आपका है, तो प्रॉफिट होगा वो भी आपका, लॉस होगा तो वो भी आपका, तो उसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है वो हमें ऑटोमेटिकली हमारी करंट होल्डिंग शीट, जहाँ पे हम मेंटेन करके चलते हैं कि अभी करंटली हमने कौन कौन से स्टॉक्स बाय किए हुए हैं, उसके लिए करंट होल्डिंग शीट है। तो ये जो लिस्ट मैंने अभी आपको टर्नओवर शीट में दिखाई, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। टॉप 3 स्टॉक्स ऑटोमेटिकली दिख जाएंगे आपको। ठीक है, और यहाँ पे N1 में आप ये भी चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा स्कैनर यूज़ करना है। बाय डिफ़ॉल्ट टर्नओवर स्कैनर सेलेक्टेड है, लेकिन अगर आपको वॉल्यूम स्कैनर यूज़ करना है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि क्या डिफरेंस है, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन से वॉल्यूम स्कैनर सेलेक्ट कर सकते हैं और वॉल्यूम स्कैनर के हिसाब से स्टॉक की लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस होगी टर्नओवर स्कैनर, तो यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी। तो अगर आप ये सारे स्टॉक्स बाय करते हैं अपने डीमैट में, तो उनको ईजिली शीट में रिकॉर्ड करने के लिए आप ये बाय बटन दबा सकते हैं। तो जब आप पहली बार ये बाय बटन दबाएंगे, ये ऐप स्क्रिप्ट से लिंक्ड है। इस शीट में एक ऐप स्क्रिप्ट सेव्ड है जो ये एक्शंस लेती है। बेसिकली करना क्या है शीट को, ये जो डेटा है बाय डेट, स्टॉक कोड, बाय प्राइस, बाय क्वांटिटी, इसको कॉपी करके यहाँ पे कॉलम ए में रो नंबर 9 से स्टार्ट करके यहाँ पेस्ट करना होता है, पेस्ट एज वैल्यूज़, ताकि ये रिकॉर्ड हो जाए कि हमने इस स्टॉक को बाय कर लिया है और फ्यूचर में वो शीट हमें रेकमेंड ना करे वो स्टॉक जब तक उसे हम सेल नहीं कर देते। ठीक है, तो अभी मैंने बाय बटन दबाया तो ये बोल रहा है कि ऐप स्क्रिप्ट जो है वो आपको ऑथराइजेशन मांग रही है। ये वन टाइम प्रोसेस है, आप इसे ओके करेंगे, उसके बाद एक पॉपअप आएगा, उसमें डिटेल्स आएंगी कि ये ऐप स्क्रिप्ट आपकी शीट का एक्सेस ले रही है। बेसिकली एक्सेस सिर्फ कॉपी पेस्ट डेटा करने का और कोई एक्सेस नहीं है। आप चाहें तो एक्सटेंशंस में जाके ऐप स्क्रिप्ट पे क्लिक करके पूरी स्क्रिप्ट पहले चेक कर सकते हैं, उसके बाद ऑथराइजेशन दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे जाके आप कंटिन्यू करेंगे तो ऑथराइजेशन हो जाएगी और शीट की ऐप स्क्रिप्ट चलनी शुरू हो जाएगी। तो ऐप स्क्रिप्ट ने क्या किया, वहाँ जो ऊपर डेटा था वो सारा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, बाय डेट, स्टॉक कोड, बाय प्राइस और क्वांटिटी, बाकी का डेटा कि इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, टोटल इन्वेस्टेड, एवरेज प्राइस, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है स्टॉक का, ये ऑटोमेटिकली आ रहे हैं क्योंकि ये येलो कलर में नहीं है। तो ये सब ऑटोमेटिकली शीट कैलकुलेट करेगी। नोशनल प्रॉफिट कितना चल रहा है, नोशनल प्रॉफिट परसेंटेज कितना चल रहा है, वो शीट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगी। और देखिए अब क्योंकि हमने फोर्टिस, एशियन पेंट, डिविस लैब खरीद लिए हैं, अब जो नेक्स्ट लिस्ट में थे वो स्टॉक ऊपर आ गए हैं। तो अगर आपको और ख़रीदने हैं, जैसे कि हमारा मैक्सिमम लिमिट है 15 हमने सेट किया है, अभी 3 ही खरीदे हैं,
आप 15 तक खरीद सकते हैं, चाहे तो आप एक दिन में कर लीजिए एक परचेज़, चाहे तो आप एक दिन में कर लीजिए 3 परचेज़, ये आपके ऊपर है आप कैसे करना चाहते हैं। लेकिन अपनी लिमिट को एक्सीड नहीं करना है। जितना लिमिट आपने सेट किया है कि 15 स्टॉक मैक्सिमम मैं करूँगा, तो वो लिमिट एक्सीड नहीं करनी है। अब आप उस लिमिट तक कितने दिन में पहुँचना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। मैं पर्सनली एक दिन में 3 से ज़्यादा स्टॉक नहीं लूँगा, ठीक है, लेकिन आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट लिस्ट भी आ गई है और इसी लिस्ट के लास्ट में ये भी आपको दिखा देता है कि जब आप 40 क्वांटिटीज़ की बाय करेंगे तो लगभग 15,516 इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। सेकेंड वाले स्टॉक में 15,384, ताकि आपको आइडिया हो कि इतने क्वांटिटी बाय करने में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये जो टर्नओवर स्कैनर है, यहाँ पे मैंने फ़िल्टर लगा रखा है कि जो स्टॉक हमने बाय कर लिए हैं हमें तब तक मत रेकमेंड करना जब तक हम उन्हें सेल नहीं कर देते। और अगर मैंने आज सेल किया और वो स्टॉक आज के हिसाब से फिर से एलिजिबल हो रहा है तो भी शीट रेकमेंड नहीं करेगी, क्योंकि हम नहीं प्रेफर करते कि आज ही मैंने सेल किया आज ही दोबारा बाय कर लूँ। वो एक इंट्रा डे ट्रेड की तरह कंसिडर कर लेगा आपका ब्रोकर, इसलिए हम वो अवॉइड करते हैं। तो शीट में वो कोडिंग भी लगा रखी है कि आज अगर वो दोबारा बाइंग के लिए आता है मेरी सेलिंग के बाद तो शीट आपको रेकमेंड नहीं करेगी, और अगर आप ऑलरेडी होल्ड करते हैं तो भी रेकमेंड नहीं करेगी। और शीट को पता कैसे चलता है आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं? करंट होल्डिंग में उसका डेटा होता है, वहाँ से वो चेक कर लेती है कि कौन से स्टॉक का कोड आपकी शीट में मौजूद है और वो वाला हटा देता है आपके स्कैनर शीट से। अब हमने बाय कर लिया, अब दो सिचुएशन हो सकती है, या तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा हमें प्रॉफिट देगा और हम एग्जिट कर लेंगे, या फिर किसी स्टॉक में हमें देखने को मिलेगा कि वो नीचे गिर जाता है। तो उस केस में हमें क्या करना है, तो जो भी स्टॉक 20% से ज़्यादा नीचे गिर जाएं उसे हम ट्रैक करना शुरू कर देते हैं कार मेथड के द्वारा सिप करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रैकिंग शीट करेगी कि 20% स्टॉक कौन से गिरे हुए हैं, वो दिखाता हूँ कैसे करती है शीट। तो मैं थोड़ा इसमें डेटा चेंज कर देता हूँ ताकि 20% का कोई सिनेरियो बन जाए यहाँ पे। तो सपोज़ मैंने फोर्टिस स्टॉक ख़रीदा होता 1 जनवरी 2026 को 1250 रुपीज़ में। ये मैंने रैंडमली डेटा डाला है, मैंने रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं देखा प्राइस था कि नहीं था, बस ये निकालने के लिए कि 20% गिरा हुआ होना चाहिए, वो शीट कैसे दिखाएगी। तो यहाँ देखिए नोशनल प्रॉफिट परसेंटेज में ये 21.09% गिरा हुआ है। तो शीट ने इसको अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है और ऊपर एलिजिबल फॉर कार ट्रैकिंग में दिखा रहा है मुझे 1, ठीक है। तो ये कलर भी चेंज हो गया, जब 1 नहीं था तो ये प्लेन वाइट कलर में रहता है, लेकिन यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है जब ये 0 से ऊपर होता है। तो एक स्टॉक है जिसे मुझे अब कार ट्रैकिंग में डालना है। इसमें सिप स्टार्ट नहीं करनी है, इसमें सिर्फ कार ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है कि कार के हिसाब से जब सिप आएगी तो मैं सिप करूँगा। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक येलो कलर का कॉलम दिया है ट्रैक फॉर कार सिप, और जब आप इस हेडर पे हवर करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है एंटर येस फॉर ट्रैकिंग इन कार शीट। तो आपको क्या करना है, ये जो फोर्टिस की है यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मैंने दे दिया है ताकि आपको टाइप भी ना करना पड़े। यहाँ से येस सेलेक्ट कर लीजिए और ये ऑटोमेटिकली आपकी कार स्कैनर शीट में दिखने लगेगा, ठीक है। एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, पहले मैं हटा देता हूँ जो मैंने येस किया है, ठीक है। कार स्कैनर शीट में जाऊँ तो अभी बोल रहा है नो स्टॉक्स इन कार ट्रैकिंग। अभी तक मैंने किसी स्टॉक को मार्क नहीं किया है कि इसे कार के हिसाब से ट्रैक करो, लेकिन जब मैं यहाँ पे येस सेलेक्ट करता हूँ और फिर कार स्कैनर में जाता हूँ तो देखिए फोर्टिस स्टॉक ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। शीट ने वहाँ करंट होल्डिंग से उठा लिया, तो जिस जिस स्टॉक में मैं येस मार्क करूँगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे और फिर उसकी कार ट्रैकिंग होगी। वो क्या होता है, वो शीट चेक करेगी कि उसका 52 वीक हाई किस डेट को बना, और फिर पिछले 11 दिन का डेटा यहाँ पे आएगा और हर दिन का डेटा चेक किया जाएगा। कार की वैल्यू निकाली जाएगी, हाईएस्ट क्लोज जिस दिन हुआ है उस दिन से लेके 8 तारीख तक का एवरेज प्राइस क्या बना, 5 तारीख तक का एवरेज प्राइस क्या बना, 4th का एवरेज प्राइस क्या बना, सारे पिछले 11 दिन का एवरेज प्राइस निकाला जाता है जो कि यहाँ पे आ रहा है। और जो जो ग्रीन कलर में दिखा रहे हैं वो पिछले दिन से बढ़े हुए हैं। जैसे आप देखेंगे 3 जून का था 910 रुपीज़ 69 पैसा, ये क्लोजिंग प्राइस नहीं है, ये कार प्राइस है, ठीक है। जो एवरेज प्राइस होता है हाईएस्ट क्लोजिंग जिस दिन हुआ होता है वहाँ से लेके इस डेट तक 3 जून तक। उसी तरह 4 जून को कार बन गया 910 रुपीज़ 90 पैसा जो 3 जून से ऊपर था, ठीक है। तो यहाँ मैंने ग्रीन कलर की कोडिंग भी दे दी है ताकि एक ही नज़र में हमें पता चल जाए कि कहाँ कहाँ कार का कलर लगातार ग्रीन है। तो इसके बेसिस पे यहाँ सिग्नल में बाय आ गया, क्योंकि लगातार 10 दिन तक हम देख सकते हैं इसका कार वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यानी कि ये सिप के लिए एलिजिबल हो गया है।
तो यहाँ फाइनल लिस्ट जो जो सिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड में तो सारे स्टॉक आएंगे जो हम ट्रैकिंग करेंगे, लेकिन जो सिप के लिए एलिजिबल हो जाएगा उसमें भी ये चेक किया जाता है कि लास्ट बाई कब किया गया था। यहाँ पे डेट आ रही है, लास्ट बाई डेट थी 1 Jan 2026। तो यहाँ पे फाइनल लिस्ट में फोर्टिस आ गया है, और यही डेटा जब मैं करंट होल्डिंग में जाऊँगा राइट हैंड साइड में टॉप में आ जाता है, जो भी स्टॉक सिप के लिए एलिजिबल है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको रिकॉर्ड कैसे करनी है सिप, तो फोर्टिस की सिप आ रही है तो फोर्टिस के नीचे एक रो इंसर्ट करनी होती है, या तो आप ये मैनुअली कर लीजिए या फिर अगेन ऐप स्क्रिप्ट का यूज़ कर लीजिए। तो ऐप स्क्रिप्ट को मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। सिप बटन पे क्लिक करेंगे, एक रो इंसर्ट होगी फोर्टिस के नीचे, और फिर वो जो डेटा है बाय डेट, फोर्टिस का कोड, उसका जो करंट प्राइस है और जो क्वांटिटी है वो सब पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, और ये रिकॉर्ड हो जाएगी इसकी सिप। ठीक है, फोर्टिस की सिप रिकॉर्ड हो गई है। ये ब्लू कलर में वो डेटा आ रहा है जिन जिन की बाय डेट आज की है, क्योंकि कई बार जब हमारी लिस्ट लंबी हो जाएगी और जब हम ऑटोमेटिकली ये स्क्रिप्ट से सिप वगैरह कॉपी करेंगे, ये चेक करने के लिए कि सही जगह कॉपी हो गया या नहीं हो गया, हम जब स्क्रॉल करेंगे तो इस ब्लू कलर से हम फाइंड कर सकते हैं कि आज का इसने कौन सा डेटा रिकॉर्ड किया है, इसलिए ये मैंने ब्लू कलर में कर दिया है। जब ये डेट चेंज होगी, जैसे 1 Jan का येलो में ही आ रहा है, लेकिन जो जो आज की बाइंग है उनका ब्लू में आ रहा है। ऑलराइट, और देखिए ऊपर से सिप गायब हो गया, क्योंकि कार स्कैनर में मैं जाऊं तो यहाँ पे अब इसका लास्ट बाई डेट आ गया 9 जून, और हम दो सिप के बीच में कम से कम 7 डेज़ का गैप रखते हैं। अगर आप चाहें तो इस गैप को बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरी शीट में एक ही स्टॉक आ रहा है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि हर हफ्ते इसकी ही सिप करता रहूँ। एक ही स्टॉक है तो एक महीने में मैं एक सिप काफ़ी है, तो यहाँ पे मैं चेंज करके इसको 30 कर सकता हूँ। तो अगले 30 डेज़ तक ये मुझे फोर्टिस में सिप करने को नहीं बोलेगा, इररिस्पेक्टिव उसका कार बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। नहीं बढ़ रहा है तो वैसे ही नहीं बोलेगा, बढ़ रहा है तो भी नहीं बोलेगा 30 डेज़ तक। ठीक है, 30 डेज़ बाद शीट चेक करेगी फोर्टिस का कार अभी भी लगातार 10 दिन तक बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो वो मुझे सिप करने को बोलेगी। तो यहाँ पे आप अपने डेज़ अकॉर्डिंग की कितने आपके स्टॉक एलिजिबल हो गए हैं बाई के लिए आप चेंज कर सकते हैं, या फिर आप 7 पे ही रख सकते हैं अगर आपको चेंज नहीं करना है। ये भी मैंने येलो कलर में इसलिए दिया हुआ है। तो इसमें ध्यान देने वाली 2 बातें हैं। पहला ये कि अगर आपने एक बार कार ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी, मतलब 20% गिरेगा तब हम स्टार्ट करते हैं। एक बार स्टार्ट हो गई तो उसमें जब जब सिप आएगी तो हम सिप करेंगे, और सिप तब तक करते रहेंगे जब तक कि उसमें हम प्रॉफिट में निकल नहीं जाते। और सिप होती कितने की है, जो भी हमने पहली बार में इन्वेस्ट किया अमाउंट उसका 1/10 अमाउंट की सिप। मतलब अगर हमने 15,000 पहली बार में इन्वेस्ट किए हैं तो 1500 की एक बार में सिप होगी। और ये सिप ऑटोमेटिक सिप म्यूचुअल फंड सिप की तरह नहीं है कि हम एक डेट सेलेक्ट कर लेंगे और उसी डेट पर हर महीने करते जाएंगे। ये है कार सिप। तो कार वाली शीट जब जब सिप करने को बोलेगी तब तब ही हम करेंगे। कई बार ऐसा भी होगा कि एक सिप आई उसके बाद ब्रेकेज आ गया, क्योंकि अगर उसका प्राइस गिर जाता है तो वो लगातार 10 दिन वाला क्राइटेरिया मीट नहीं करता है, तो शीट सिप करने के लिए मना कर देगी, वो ट्रैक ही नहीं करेगी। तो अगर स्टॉपेज आ जाए, ब्रेकेज आ जाए, तो हम तब तक सिप नहीं करेंगे जब तक कि शीट नहीं बोल रही है, क्योंकि लगातार 10 दिन तक कार वैल्यू बढ़नी ज़रूरी है तो ही हम सिप करते हैं, क्योंकि वो ऊपर के अप ट्रेंड में होता है जब कार की वैल्यू बढ़ रही है। अगर घट रही है तो हो सकता है वो डाउन ट्रेंड की तरफ नीचे जाए, तो हमें और सस्ता बाद में ख़रीदने को मिलेगा जब वो दोबारा अप ट्रेंड की तरफ आएगा। तो इसलिए तभी हम सिप करेंगे, और सिप तब तक करते रहेंगे जब तक हम प्रॉफिट में नहीं निकल जाते। ठीक है, तो हमने न्यू बाइंग समझ ली, सिप समझ लिया, अब आता है नेक्स्ट सेलिंग। तो इस स्ट्रैटेजी में हम रखेंगे टारगेट 6.28%। तो जो भी हमारा बाइंग का एवरेज प्राइस है, अगर हमने एक ही बार बाई किया है तो वो हमारा एवरेज प्राइस होगा। अगर हमने बाई किया और वो गिर गया और उसमें हमने कार सिप करी, तो जो भी सारे हमने बाई किए हैं उनका क्यूमुलेटिव एवरेज प्राइस जो होगा उस पर जब टारगेट आएगा तब हम उसे 6.28% प्रॉफिट के लिए सेल करेंगे और सारी यूनिट्स बेच के बाहर निकल जाएंगे। इसकी ट्रैकिंग शीट में कैसे होती है उसका भी एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं मैं। तो सपोज डिविस लैब को मैंने 2 जून को ख़रीदा होता 6200 के प्राइस पे 3 यूनिट्स। ठीक है, अगेन ये रैंडम प्राइस मैंने डाला है जस्ट टू सिमुलेट की सेलिंग कैसे दिखाएगा। तो इसमें देखेंगे नोशनल प्रॉफिट 8.98% आ रहा है, और हमने टारगेट कितना सेट किया है ऊपर, 6.28%। ये जो टारगेट परसेंटेज है ये भी मैंने येलो में दिया है। अगर आप इसको बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 15% इसे कर देता हूँ, तो अब देखिए डिविस लैब अभी टारगेट मीट नहीं किया तो उसका कलर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन वापस मैं 6.28 कर देता हूँ, तो अब शीट को पता है कि इसमें टारगेट मीट हो गया है,
तो वो ऑटोमेटिकली इसका कलर ग्रीन में चेंज कर देती है, और उतना पोर्शन ग्रीन में चेंज होता है जो हमें कॉपी करके सोल्ड टैब में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि अब हम इसे सेल कर देंगे। तो डिविस लैब को अपने ब्रोकर में हम सेल करेंगे। उसके बाद रिकॉर्ड करने के लिए अगर मैनुअली रिकॉर्ड करना है तो ये जो ग्रीन कलर में इसका आ रहा है वो सारा हाईलाइट कीजिए, कॉपी कीजिए, और सोल्ड शीट में जाके यहाँ बाय डेट के नीचे राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़ ओनली। मेरी शीट में जब भी आप कभी पेस्ट कर रहे हैं कॉपी किया हुआ डेटा, हमेशा वैल्यूज़ ओनली कीजिएगा, ताकि आपके फॉर्मेटिंग में या फॉर्मूलाज के साथ कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया सारा डेटा, और इसके होल्डिंग डेज रिकॉर्ड हो गए ऑटोमेटिकली। उसका फॉर्मूला लगा है क्योंकि ये नॉन येलो सेल में है। कितना प्रॉफिट अमाउंट हुआ, कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। अगर आपको ब्रोकरेज ट्रैक करना है तो मैनुअली आप फीड कर सकते हैं कि बाय सेल करने में और डीपी चार्जेस टोटल कितना लगा, से 25 रुपीज़ टोटल लगा, वो एंटर कर दिया। इनकम टैक्स STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से कैलकुलेट हो जाता है, जो कि है 20%, और उसके ऊपर 4% सेस वो निकल जाता है। तो प्रॉफिट में से ब्रोकरेज और इनकम टैक्स माइनस कर दें तो 1304 बच गया। और इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से महेश सर ने कहा है अपने आप को 50% डिविडेंड देते हुए चलें। तो यहाँ पे मैंने 50% ऊपर डाल दिया है। अगर आपको बढ़ाना घटाना है तो यहाँ पे आप डिविडेंड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिविडेंड निकाल लेगा, डिविडेंड या फिर इंसेंटिव। मैं इसे इंसेंटिव कहता हूँ, ताकि क्योंकि स्टॉक में डील कर रहे हैं तो हम डिविडेंड भी पाएंगे, इसलिए डिविडेंड मैंने नाम नहीं रखा है, मैंने इंसेंटिव रख दिया कि आपको एक तरह से इंसेंटिव मिल रहा है इसको सेल करने का। तो 50% अमाउंट यहाँ रिकॉर्ड हो गया। बाकी का अमाउंट जो है वो 652 एक तरह से ग्रोथ अमाउंट हो गया। ऑल्दो इसमें जो ग्रोथ अमाउंट की कैलकुलेशन हो कैपिटल मैनेजमेंट में ऑटोमेटिकली होती है, और वही हम यूज़ करते हैं अपने बाय अमाउंट डिटरमाइन करने के लिए। और फिर राइट हैंड साइड में हमें ये दिख जाता है कि टेबल के हिसाब से कि किस महीने में हमने कितना प्रॉफिट बनाया, कितना मैक्सिमम इन्वेस्ट हुआ हमारा अमाउंट, ब्रोकरेज कितना गया, इनकम टैक्स, इंसेंटिव पेड टू सेल्फ, और ग्रोथ अमाउंट में कितना गया। किस दिन से हमने स्ट्रैटेजी स्टार्ट की वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी डेट। और XIRR हमारा क्या चल रहा है। XIRR बेसिकली ये ट्रैक करता है कि जितने भी अभी तक हमने बाय सेल किए हैं और जो अभी हम करेंटली होल्ड कर रहे हैं उनका नोशनल प्रॉफिट क्या चल रहा है, उसके हिसाब से XIRR निकल के आ जाता है। तो ये तो हो गया मैनुअली सेल कैसे रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे रिकॉर्ड करने के बाद अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो करंट होल्डिंग में जाके ये जो डिविस लैब की जितनी भी रोज़ होंगी, अभी तो एक ही, अगर मल्टीपल रोज़ होती मैंने सिप किया हुआ होता, सारी रोज़ हाईलाइट करनी है। यहाँ रो नंबर पे राइट क्लिक करना है और डिलीट रो कर देना है, ताकि उसकी एंट्री यहाँ से गायब हो जाए, क्योंकि अब मैं उसे होल्ड नहीं करता। अगर मैं ये डिलीट नहीं करूँगा तो शीट मुझे उसे दोबारा बाय करने के लिए रेकमेंड नहीं करेगी, क्योंकि वो फ़िल्टर आउट हो जाएगा। तो यहाँ से डिलीट कर देना है, ताकि यहाँ से वही स्टॉक्स रहें जो मैं करंटली होल्ड करता हूँ। ये तो हो गया मैनुअली कैसे करना है सेल रिकॉर्ड। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं मैंने आपके लिए इजी बना रखी हैं चीज़ें ऐप स्क्रिप्ट के थ्रू, वो भी आपको दिखा देता हूँ ऑटोमेटिकली कैसे होगा। तो यहाँ से रिकॉर्ड हटा देता हूँ पहले मैं। तो ये डिविस लैब सेल के लिए आ रहा है ग्रीन कलर में। यहाँ टॉप में आपको दिख भी जाएगा एलिजिबल फॉर सेलिंग, क्योंकि अभी तो यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ रोज़ हैं। जब बहुत सारी रोज़ होंगी तो आप बार बार कलर तो चेक नहीं करेंगे कि किस में आया किस में नहीं आया, इसलिए मैंने टॉप में ही दे दिया है कितने स्टॉक आपके लिए एलिजिबल हो गए हैं सेल करने के लिए। यहाँ 1 आ रहा है क्योंकि एक स्टॉक एलिजिबल है। तो यहाँ पे सेल बटन पे क्लिक कीजिए। ये क्या शीट करेगी, ये सारा डेटा हाईलाइट करेगी, कॉपी करेगी, सोल्ड शीट में पेस्ट करेगी और यहाँ से डिलीट कर देगी। ये सब एक क्लिक में हो जाएगा। ह्यूमन एरर्स की कोई चिंता नहीं है, सही डेटा सही जगह कॉपी हो जाएगा। तो ये है ऑटोमेशन की पावर, ठीक है। और फिर आपको टॉप में यहाँ पे ये भी दिख जाएगा टोटल स्टॉक्स इन होल्डिंग। अभी आप 2 स्टॉक होल्ड करते हैं, एक फोर्टिस है, एक एशियन पेंट है। तो जैसे जैसे आप और स्टॉक बाय करते जाएंगे ये नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। यहाँ पे आप हवर करेंगे तो मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि लाइट ग्रीन कलर मतलब अभी आप और बाय कर सकते हैं स्टॉक। वाइट कलर जब इसका हो जाएगा वो तब होगा जब जितने स्टॉक आपने अपने लिए मैक्स रखे हैं वो मैच हो जाए, मतलब 15 रखे हैं और 15 स्टॉक आपने बाय कर लिए तो ये वाइट कलर में हो जाएगा। और रेड कलर में तब होगा अगर आपने 15 से ज़्यादा बाय कर लिए, क्योंकि आप एक्सीड कर जाएंगे। तो ये हो गया हमारा डेली बाइंग एंड सेलिंग कैसे रिकॉर्ड करनी है, कैसे ट्रैक करनी है। अब थोड़ी बैक टेस्टिंग की बात कर लेते हैं। थोड़ा ये देख लेते हैं कि इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर हमने बहुत पहले स्टार्ट किया होता तो किस तरह के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते। तो उसके लिए मैंने बनाई है आपके लिए बैक टेस्टिंग शीट। ओके, तो इस बैक टेस्टिंग शीट में सबसे ऊपर मैंने दिया है कि ये बैक टेस्टिंग में होता क्या है। बाय व्हेन स्टॉक इज़ इन बुल रन, मतलब प्राइस जब 50 DMA, 100 DMA, 200 DMA और SMA सेम चीज़ होती है, ठीक है, उन सब के ऊपर होगा प्राइस।
और जो क्लोज प्राइस है 10% ज़्यादा दूर नहीं होगा 200 DMA से, मतलब 10% की रेंज में होगा। और जो CAR वैल्यू है वो राइज कर रही होगी लगातार 10 दिनों के लिए, तब बाय होगा। सेल तब होगा जब X% टारगेट, X% इसलिए लिखा है क्योंकि आप टारगेट परसेंटेज यहाँ पे चेंज करके देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 6.28% किया है, आप बढ़ा घटा के चेक कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि 20% जब स्टॉक गिर जाएगा तो उसकी CAR ट्रैक करनी शुरू कर देगी शीट, और जिस भी दिन लगातार 10 दिन तक CAR बढ़ती रहेगी तो उसमें सिप की जाएगी। 7 दिन का गैप रखा जाएगा 2 सिप्स के बीच में। तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने येस बैंक डाला है, और येस बैंक भी हमारी ये टर्नओवर स्कैनर की शीट से ही मैंने लिया है। अभी रिकमेंडेशन में आ रहा था, यहाँ पे देखिए येस बैंक। तो येस बैंक में अगर हमने पहले पास्ट में भी किया होता तो बैक टेस्टिंग में आप यहाँ पे कोड डाल सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट डाल सकते हैं। वैसे मैंने फॉर्मूला डाल रखा है कि आज की डेट से पिछले 5 साल तक का ऑटोमेटिकली डेट आ जाएगी, लेकिन आप चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एंड डेट में आज जो भी डेट है उससे एक दिन पहले की डेट आ जाएगी। अमाउंट आप मैनुअली फीड कर सकते हैं। टारगेट परसेंटेज 6.28 जो रिकमेंडेड है। स्टार्ट से पैट जो रिकमेंडेड है स्टॉक्स के लिए -20% के बाद ही हम से स्टार्ट करते हैं जब वो उतना गिर जाता है। तो ये सारा क्राइटेरिया डालने के बाद येस बैंक का डेटा डाउनलोड होगा गूगल फाइनेंस की वेबसाइट से। फिर सारे पैरामीटर्स चेक होंगे कि किस दिन बाय सिग्नल आया, किस दिन सेल सिग्नल आया, किस दिन उसकी एवरेजिंग का मतलब सिप का सिग्नल आया, वो सब इस टेबल में ट्रैक हो रहा है। और फाइनल आउटपुट यहाँ पे हमें इस टेबल में मिल जाता है कि किस दिन पहली बाय हुई, किस प्राइस पे बाय हुई, कितनी क्वांटिटी बाय हुई, कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, और फिर किस दिन वो सेल हो गया, कितने दिन लगे सेल होने में, कितना अमाउंट प्रॉफिट बनाया हमने। तो हर एक बाय सेल का यहाँ पे आ रहा है। तो जहाँ एक वाइट फिर एक ग्रीन, एक वाइट एक ग्रीन, मतलब एक बार बाय हुआ फिर सेल हो गया, फिर नेक्स्ट बाय हुआ फिर नेक्स्ट सेल हो गया। लेकिन जहाँ पे मल्टीपल लगातार वाइट आ रहे हैं मतलब बाय हुआ, फिर उसके बाद सिप्स भी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये वाले अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो 19 जनवरी 2026 को इसका सिग्नल आया था, उसके बाय होने के बाद अभी इसमें सिप चल रही है। और प्रेजेंट बाय जो है उसमें 3.71% का अनरियलाइज्ड गेन चल रहा है। तो जैसे ही वो 6.28% पहुंचेगा शीट उसे सेल कर देगी। ऑलराइट, तो यहाँ ये जो पर्पल कलर में है ये है समरी ऑफ रिजल्ट कि मैक्सिमम इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा 19,528 तक लगा। मोस्टली हर बार तो 15,000 के ही अराउंड लग रहा था, लेकिन लास्ट बाय हम देख सकते हैं वो 19,528 तक गया क्योंकि उसमें सिप्स भी हुए हैं। लेकिन एवरेज अमाउंट 15,500 की रेंज में रहा। नेट प्रॉफिट, तो सारे प्रॉफिट जो अभी तक बुक हो गए हैं और जो अनरियलाइज प्रॉफिट या लॉस है वो ऐड होके नेट प्रॉफिट में आ जाता है। और ये नेट प्रॉफिट का परसेंटेज निकालती है शीट, जो भी एवरेज इन्वेस्टेड अमाउंट है, तो 40.96%। ड्यूरेशन कितना है इस बैक टेस्टिंग का, 5 ईयर्स। XIRR क्या है, 195.36%, विच इज़ एक्सीलेंट। तो अगर कोई पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है तो वो सोचेगा कि यार 40-41% 5 साल में ये भी कोई रिटर्न्स हुए, लेकिन इस तरह से नहीं देखना। यहाँ देखिए 4 दिन में हम बाहर निकल गए, 42 दिन में हम बाहर निकल गए, 54 डेज़ में निकल गए। तो ये सारे डेज़ दिखा रहे हैं कितने दिन में हमने बाय करने के बाद सेल निकल गए। तो जिस पीरियड में हम इन्वेस्टेड नहीं थे उसको ये काउंट नहीं करता, ये जो एब्सोल्यूट प्रॉफिट परसेंटेज दिखा रहा है। लेकिन XIRR उसको फैक्टर इन करता है कि 4 ही दिन में निकल गए, बाकी हम कहीं और यूज़ कर लेते उसी कैपिटल को, वो भी शायद 4 दिन में निकल जाता है। तो उसके हिसाब से XIRR कैलकुलेट होता है। तो 195% इज़ एन एक्सेलेंट फिगर। और फिर एवरेज होल्डिंग डेज, सारे सेल जो भी हो गए उसके होल्डिंग डेज क्या थे, उनके एवरेज क्या लगे, नंबर ऑफ़ बाइज कितनी बार हुआ, नंबर ऑफ़ सेल कितनी बार हुआ, वो सब यहाँ पे आ जा रहा है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि 5 साल में सिर्फ इतने ही, 5 साल में सिर्फ 7 बार ही बाय आया। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि ये सिर्फ एक स्टॉक में है। जब हम पूरा स्टॉक का पूल लेके चलेंगे, ऑलमोस्ट हर दिन कुछ ना कुछ बाय के लिए आता रहेगा और जल्दी जल्दी सेलिंग आती रहेगी, तो हमारा रोटेशन कैपिटल का होता रहेगा। तो उसके हिसाब से हमारा 5 साल में इतने कम बाय नहीं आएंगे, अच्छे खासे बाय और सेल्स आते रहेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा 3-in-1 ट्रेडिंग सिस्टम जो बहुत ही मेहनत के बाद महेश सर ने हमें दिया है, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करके मैंने आप लोगों के लिए ये शीट बनाई है। तो कई नासमझ लोग मुझसे ये बोलते हैं कि महेश सर ने तो ऑलरेडी शीट बना रखी है, आप क्यों शीट बना रहे हैं, हम आपकी शीट क्यों लें। तो जिनको वो समझ में नहीं आता, तो मैंने कोशिश करी है कि आज की वीडियो से थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूं कि महेश सर जो शीट बनाते हैं वो बेसिक होती हैं, स्कैनिंग वगैरह होती हैं, लेकिन मैं उसके बियॉन्ड शीट बनाता हूं। मेरी एक्सपर्टीज शीट बनाने में ही है। स्ट्रैटेजी बनाने में महेश सर एक्सपर्ट हैं, उसको फॉलो करने में मैं एक्सपर्ट हूँ, उसको रिसर्च करने में और उसको ईजिली कैसे यूज़ कर पाएँ उसके लिए शीट बनाने में मेरी एक्सपर्टीज़ है, जो मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ।
तो जो ना समझ लोग हैं, समझने की कोशिश कीजिए, इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। वैसे तो पहले मेरी शीट्स फ्री होती थी, आज से 4-5 साल पहले, लेकिन फिर मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो ही नहीं हो रहा था, मुझे हार्डली कोई रेवेन्यू आ रहा था यूट्यूब की तरफ से। तो अल्टीमेटली मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा कि अगर मुझे अपना यूट्यूब चैनल सस्टेन करना है तो मुझे शीट्स को सेल करना पड़ेगा, वरना मेरा यूट्यूब चैनल कब का बंद हो चुका होता, क्योंकि मेरा टाइम जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था, जो मैं मेहनत करता हूँ, जो मैं टाइम देता हूँ। तो जिन लोगों को मेरी मेहनत समझ में आती है वो तो पहले दिन से ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो मेरी सारी शीट्स खरीदते हैं और उनसे उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उनकी ट्रैकिंग ही अलग लेवल पे चली गई है, उनकी समझ ही अलग लेवल पे चली गई है स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करने की और स्ट्रैटेजीज़ को एनालाइज करने की। तो अगर आप भी उस ग्रुप में, उस फैमिली में शामिल होना चाहते हैं और आप शीट परचेस करना चाहते हैं, ये शीट मैं अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफर कर रहा हूँ कुछ समय के लिए, जो कि वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा कि एक्चुअल प्राइस क्या होने वाला है एक बार डिस्काउंट ख़त्म हो गया। तो जो लोग पहले बाय कर लेंगे उन्हें वो डिस्काउंट मिल जाएगा, जो नहीं बाय करेंगे तो वो बाद में हायर प्राइस पे, वो भी इतना हाई नहीं होगा, उस पर बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए आप अगर शीट को परचेज़ करना चाहें, अपनी जर्नी को और अच्छे से स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ाना चाहें, तो शीट का परचेज़ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट में या फिर मुझसे ईमेल में पूछ सकते हैं। तो जल्दी ही मिलूँगा दोस्तों अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।